हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारे इस कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तक के लेशन में हमने नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, मल्टीप्लायर्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, फैक्टोरियल्स, एवरेज और लास्ट लेसन तक हमने परसेंटेज को भी फिनिश कर दिया है। ये जो लेशंस हैं वो मैथमेटिक्स के कोर चैप्टर्स हैं। दैट मीन्स कि विदाउट आप अगर इस पे आपने कमांड नहीं किया इन चैप्टर्स पे तो आप मैथमेटिक्स में एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इन वीडियोस में से, इन लेशंस में से किसी को भी मिस किया है तो आप उसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज का जो हमारा लेशन है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसे हम लॉ ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में ढेर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे होंगे या फिर आपने सिंप्लीफिकेशन में ऐसे टर्म्स देखे होंगे जिसमें पावर का यूज होता है। अब वो पावर कैसे काम करता है, पावर का प्लस माइनस कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेशन के बाद आपको पावर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट लूजिंग टाइम हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना जरूरी है। अभी वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है इसको सीखते हैं हम। ठीक है, आपके सामने इस स्क्रीन पे अभी आपको 4 भीड़ दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये 3 भीड़ है, या क्या मैं इसको कह सकता हूं ये 5 भीड़ है? ये कहना गलत होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है कि ये 4 भीड़ें हैं। ठीक है, 4 भीड़ आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इसको हम न 3 कह सकते हैं और न 5 कह सकते हैं, इनकी संख्या फिक्स्ड है। सो ऐसे टर्म्स जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड हो, जिनका वैल्यू फिक्स्ड हो, वो क्या कहेंगे? वो कांस्टेंट मतलब टर्म्स कहे जाएंगे हम। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। ठीक है, अगेन इस एग्जांपल में देखिए 4 घोड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ हॉर्स कितने हैं? नंबर ऑफ हॉर्स कितने हैं? 4। ठीक है, सो ये कांस्टेंट है, करेक्ट। पर इस केस में देखिए कि यहां घोड़ों की संख्या 3 है और यहां घोड़ों की संख्या 6 है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो भेड़ की संख्या है वो घोड़ों से दुगनी है। ठीक है, अगर एक कोई बंदा यहां रमन है और यहां अनुज है, सो अगर रमन के पास 2 घोड़े हैं तो उसकी दुगनी संख्या जो है अनुज के पास उतनी ही दुगनी संख्या में भेड़े हैं। ठीक है, अगर ये बात कोई तीसरा व्यक्ति को कहा जाए कि जितनी घोड़ों की संख्या रमन के पास है उससे दोगुनी अनुज के पास भेड़े हैं। ठीक है, अब वो जो तीसरा बंदा है वो इस बात को गेस करने की कोशिश करेगा कि रमन के पास कितनी घोड़े हैं, जिससे वो अंदाजा लगा सके कि अनुज के पास कितनी भेड़ें हो सकती हैं। अगर वो पहली बार, यहां एक टर्म गलत है, सो इसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। यहां मिस टाइप्ड है, मिस टाइपिंग एरर है। सो यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा 18 एंड 20। सो ये जो तीसरा बंदा, मान लीजिए इसका नाम श्याम है, श्याम देखता है कि अगर रमन के पास 1 घोड़ा है तो अनुज के पास 2 भेड़ें होंगी, अगर 2 घोड़ा है तो 4 भेड़ें होंगी, अगर 3 घोड़ा है तो 6 है तो वो 12, 5 है तो 10, 8 है तो 16, 9 है तो 18, 10 है तो 20। मतलब कि मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो घोड़े हैं और शिप है वो आपस में एक 2 टाइम्स की वैल्यू से चल रहे हैं। ठीक है, अगर घोड़े की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी शिप की संख्या उससे दुगनी स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, सो क्या मैं कह सकता हूं कि घोड़ों की संख्या है वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि टर्म फिक्स नहीं है ना। सो ऐसे टर्म जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है, किसी दूसरे निश्चित वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है और कौन सा टर्म वेरिएबल होता है। जब किसी का वैल्यू किसी दूसरे टर्म पे डिपेंड करे, ठीक है, उसका फंक्शन दूसरे टर्म्स के साथ हो, ठीक है,
तो ऐसे टर्म्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इस कंटेक्स्ट में भेड़ों की संख्या घोड़ों की संख्या की दुगनी है। सो जैसे जैसे घोड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, भेड़ों की संख्या उससे दुगनी अवस्था में बढ़ती जाएगी। सो भेड़ों की संख्या यहाँ वेरिएबल्स है, ठीक है, जो ट्रूली डिपेंड करता है घोड़ों की संख्या पे। होप आपको ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपने एक्सपोनेंट यानी जो पावर्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां आपको दो टर्म दिखाई दे रहा होगा, ए और उसके ऊपर लिखा हुआ एम। फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला टर्म है उसको हम कहेंगे बेस, और इसके वाले को हम एक्सपोनेंट या पावर्स कहेंगे, या इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका लिखने का तरीका ये है कि ए जो है वो एम टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है। कहां तक? एम बार में। अब एम की संख्या कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये वेरिएबल है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर ए का पावर मैं 5 लिखूं तो ए का पावर 5 बार, ए को मैं 5 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे हम। उसी तरह अगर ए की पावर 4 लिखेंगे हम, दैट मीन्स कि एम का जो हम वैल्यू 4 के बराबर लिखेंगे तो ए को हमें 4 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। सो ये बेस होगा और ये पावर होगा, ठीक है। अब इसी तरह यहां 4 बेस है, पावर क्या है 3, यहां 5 बेस है, पावर क्या है 2, 9 बेस है और पावर क्या है 6, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसको मुझे 3 बार लिखना होगा और इसको 2 बार लिखना होगा और इसको कम से कम क्या, इसको 6 बार लिखना होगा, है ना, तभी ये पावर 6 होगा, ठीक। अब आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि एम, ए का पावर को जो अगर हम एम लिख रहे हैं उसका कतई मतलब ये नहीं है कि ए और एम में मल्टीप्लिकेशन का कोई रिलेशन है। दैट मीन्स कि ए को हम एम टाइम ऐसे लिखेंगे, ए इंटू एम नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 3 की पावर 4 है तो 3 इंटू 4 करने से हमारा वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू आएगी 81। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 12, जो कि बिल्कुल अलग है ना। सो आप पावर को इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। 3 के पावर 4 को आप 3 इंटू 4 नहीं लिख सकते, आपको 4 टाइम्स 3 लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसी तरह इसको ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कब तक? एम तक, है ना। तो इसका मतलब कतई मतलब ये नहीं है कि ए का पावर को हम ए इंटू एम हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब जो एक्सपोनेंट के लॉ है उसका जो सबसे पहला लॉ है वो है जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। 5 का पावर 0 इक्वल टू 1, 6 का पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 पावर इक्वल टू 1 एंड 1 लाख का पावर 0 इक्वल टू 1 लाख, जैसे 10 लाख पावर 1। सो कोई भी संख्या हो उसका एक ही मतलब निकलता है, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। आप इसको नोट कर लेंगे, नाम है एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट रूल, और टर्म क्या है ए का पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। जो दूसरा रूल है एक्सपोनेंट ऑफ 1, कोई भी बेस है अगर उसका पावर 1 है तो वही संख्या उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, 6 का पावर 1 इक्वल टू 6, 1000 का पावर इक्वल टू 1000 एंड 10 लाख जो लास्ट टाइम हमने लिया था उसका पावर 1 इक्वल टू, ठीक है, करेक्ट। तो आपको होप ये समझ में आएगा कि पावर ऑफ 1 इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तीसरा है प्रोडक्ट रूल। जब बेस कॉमन हो और मल्टीप्लाई फॉर्म में रिलेटिव हो, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में हो, तो बेस लिख दिया जाता है और पावर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यही इसका एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स कि 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 8, ठीक है। सो यहां बेस सेम है, सो बेस ऐसे लिख देंगे 6 प्लस 8 इक्वल टू 5 का पावर 14, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। पावर जब मल्टीप्लिकेशन हो बेस का तो पावर ऐड हो जाते हैं। डिवीजन रूल, कोटिएंट रूल,
इसमें क्या है कि जब जब दिस इज एन, दिस इज एन, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या होगा, वो पावर नेगेटिव में चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, a टू द पावर m माइनस n। जैसे 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 3, सो 6 का पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 6 का पावर 1, दैट मीन्स की 6। उसी तरह 8 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 2, दैट मीन्स 8 का पावर 20 माइनस 2, 8 का पावर 18। तो ये दो टर्म हमने सीख लिया। सो इसका एक्सप्रेशन ये होगा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जब भी आपको किसी बेस का पावर नेगेटिव दिखे तो उसको आप 1 फॉर्म में पॉजिटिव पावर में लिख देंगे। ठीक है, यह इसका एक्सप्रेशन हुआ। जैसे 10 टू द पावर माइनस 2, आप क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 2। उसी तरह अगर आप लिखेंगे 100 का पावर माइनस 25, सो सीधे कुछ नहीं लिखना है, 100 का पावर सेम पॉजिटिव फॉर्म में लिख देना है 1 करके। 4 का पावर माइनस 5, दैट मीन्स 1/4 का पावर 5। ठीक है, इसका आप ठीक उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर पावर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, अगर पावर आपका डिनोमिनेटर में रखा हो तो आप ऊपर ले जाते हो, हमें इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर 10 टू द पावर 3 लिखा हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए 1/4 का पावर 3 है तो क्या लिख सकता हूं, 4 का पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये रूल जो हुआ वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, पावर को हम 1 बेस को लिखते हैं, उसके बाद उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। पावर ऑफ पावर रूल, जब बेस हो और उसका एक पावर हो और उसका एक और पावर हो, पावर का भी पावर हो, तो इस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 4 का पावर 2 टू द होल पावर 3, सो 4 का पावर 2 इंटू 3, दैट मीन्स की 6। उसी तरह 8 का पावर अगर 6 है और उसका भी पावर 8 है, सो लिख सकते हैं 6 8 8 8, बेस तो 8 है यहाँ, 8 एंड 6 इंटू 8 48। ठीक है, सो ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक, ओके, ये तो सेम ही है। ओके, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, मान लो कि एक बेस है A जिसका पावर m है और दूसरा बेस है B जिसका भी पावर m है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A इंटू बी का पावर m। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स कि 10 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2 इक्वल टू 60 का पावर 2। 3 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 5, दैट मीन्स कि 18 का पावर 5। ठीक है, सो इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ अ कोटिएंट रूल, देखिए कुछ नहीं है, अगर आपका B है और ये M है और M है, तो इसको आप A का पावर B का सीधे आप इसको M लिख सकते हैं। या अगर आपको ऐसे दिखे कि A का पावर A अपॉन B का पावर M, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, B का पावर M। ठीक है, सो ये दोनों सेम ही चीज है, एक इधर से लिखा है और दूसरा रिवर्स मोड में लिखा है। सो कोटिएंट ये कहता है कि अगर पावर सेम है तो आप इसको होल पावर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 3/4, 3 का पावर 6 और 4 का पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 का पावर 6। ठीक, या अगर आपको ये दिखे कि 2/3 का पावर अगर 4 है तो 2 का पावर 4/3 का पावर 4। ठीक है, आप इसको फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं और रिवर्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ कोटिएंट रूल, जिसका एक्सप्रेशन ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब एक है कि अगर आपका कोई बेस नेगेटिव नंबर है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए -a। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर ये ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे
-5 का पावर 6 और -5 का पावर 7, ठीक है, -5 का पावर 7 एंड -5 का पावर 6। सो इस केस में हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। इस केस में ऑड नंबर आएगा क्योंकि ये एक इवन ऑड नंबर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्लस प्लस को पॉजिटिव करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। सो सेम अगर साइन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसीलिए पेयर के टर्म में, इवन नंबर में, पेयर टर्म में जो साइंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। दो बार में हो रहे हैं, सो दो के पेयर में चल रहे हैं, एक पेयर में चल रहे हैं, सो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहां पेयर टूट जा रहा है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, सो ये नेगेटिव रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, 5 का पावर 0 इक्वल टू 5, सॉरी गलत, 5 का पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। 23 का पावर 1 इक्वल टू 23, इस केस में तीनों टूट जाएंगे, तो 7 का पावर 8 प्लस 3 11, इस केस में दोनों का पावर घट जाएंगे, 9 का पावर 4, ठीक है। इस केस में देखिए, क्या मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, 5 का पावर 2 इंटू 25, दैट मीन्स कि 5 का पावर 25, सॉरी 1/25 इंटू 25 डिवाइडेड इक्वल टू 1। अब देखो -2 है, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं? देखिए जब भी आपको होल -2 दिखे, नेगेटिव नंबर दिखे, आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है, और यहां पॉजिटिव बना दीजिए। सो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 6/7 को -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है? 7/6 का पावर 2, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूं? 7/6 का पावर 2 इंटू 18/28, ठीक है, ओके। क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 7, नीचे लिख सकता हूं 6 इंटू 6, 18 इंटू 28, सो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, सो ऊपर क्या बचा? 7, और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 2, दैट मीन्स 7/28, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे? अब देखिए क्या है ये? 243, इसको आप 3 के फॉर्म में देखिए, यहां क्या है? 3 का पावर चल रहा है ना, 3 का पावर चल रहा है, दैट मीन्स कि ये 3 के फॉर्म में ही आएगा, ये 3 का ही मल्टीप्लायर है। तो इसको आप इसको तोड़े, 3 81, 3 27, 3 9 3 3, सो 1 2 3 4 5, सो 3 का पावर n के क्या ले सकते हैं इसकी जगह पे हम? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 5 टाइम्स। सो 3 का पावर n, बेस सेम है, पावर सबका 1 1 1 है, दैट मीन्स कि 3 का पावर 5, सो n इक्वल टू 5, ठीक है। सो ये जो चीजें थी वो था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ पावर, ठीक है। ये बेस के लिए, मतलब एक बेसिक कोर्स के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जब हम दोबारा वापस रिवर्स कर रहे होंगे, अपने बेस को कंप्लीट करके जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को जब खत्म कर लेंगे तो हम एडवांस लेवल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर का बेस थोड़ा तैयार होना जरूरी है, इसलिए एडवांस का अभी तक मैंने क्वेश्चन चालू नहीं किया है। जब हम सारे क्वेश्चन, मतलब सारे चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे, फिर हम वापस एक सीरीज लौटेंगे एडवांस लेवल को लेके, ठीक है। सो ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट। अभी तक आप इतने तैयार हो चुके हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत आने वाली है या आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। थैंक यू फॉर द सेशन, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे लेसन आप तक पहुंच सके, आप कोई भी लेसन मिस ना कर सके। सो थैंक यू फॉर द सेशन, हैव अ ग्रेट डे।